अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में पटियाला कोर्ट में जिनकी कल एनआईए के द्वारा पेशी हुई और एनआईए ने जिनको पटियाला कोर्ट में पेश किया, अब उनको अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में चारों को लाया जा सकता है, जिसमें डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद और मुफ्ती इरफान, ये चार वो नाम हैं जिनकी पटियाला कोर्ट में कल पेशी हुई है। हालांकि अब इनको अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर में लाया जाएगा और यहाँ से जो बिल्डिंग नंबर 17 है और कमरा नंबर 13 है, जहाँ से तमाम डिजिटल उपकरण जो ख़ास तौर से साक्ष्य के तौर पर सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किए हैं, उनको अब यहाँ से भी लाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है। वहीं ख़ासतौर से जो मोबाइल मिले थे, हार्ड डिस्क मिली थी, वो कमरा नंबर 13 से बरामद हुई थी। अब कमरा नंबर 13 के अंदर में चारों को लाया जाएगा। ये कमरा नंबर 13 वही है जो बिल्डिंग नंबर 17 में है, जहां पर बैठकर ये पूरा प्लान बनाते थे। किस तरह से इनका पूरा प्लान बना, जब ये कमरा नंबर 13 के अंदर में आएंगे और आने के बाद जब सुरक्षा एजेंसी इनसे लगातार यहाँ से आने के बाद इनसे पूछताछ करेगी, तो हो सकता है कि यहाँ से कई बड़े संकेत और कई बड़े जांच के पहलू एक जगह कहीं ना कहीं जुड़ते हुए नजर आएँ। साथ ही साथ और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ भी कई मजबूत सबूत भी लग सकते हैं। देखना ये होगा जब इन चारों को यहाँ पर लाया जाएगा, जैसा सूत्र बता रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियों की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन स्पेशल 26 पर काम कर रही थी, यानी कि खुद के अलावा उसे अपनी टीम में अभी और 25 डॉक्टरों को शामिल करना था और इसके लिए शाहीन ने एक बड़ी प्लानिंग भी कर रखी थी। हालांकि देखा जाए तो 3 जिलों की टीम शाहीन ने तैयार भी कर ली थी, जिसमें कानपुर में शाहीन ने आरिफ को जिम्मेदारी दे रखी थी, तो वहीं लखनऊ में ये जिम्मेदारी संभाल रहा था शाहीन का भाई परवेज। सहारनपुर में एचओडी यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो आदिल को दी हुई थी। एचओडी सीधे शाहीन को रिपोर्ट करते थे। डॉक्टर शाहीन नाम की आतंकवादी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, ये स्पेशल 26 के पैटर्न पर कार्य कर रही थी। बी टीम्स तैयार कर रही थी, जिसमें हर टीम में 5-5 डॉक्टर होंगे और उसमें जो उनका हेड होगा उसे एचओडी कहा जाएगा। यह केवल उसी एक व्यक्ति के संपर्क में रहेगी और बाकी किसी से भी कोई संपर्क नहीं होगा। कोई भी टीम दूसरी टीम के बारे में कोई जानकारी नहीं रख सकेगी। इस तर्ज पर कार्य चल रहा था। 3 शहरों के एचओडी का पता चला है। कानपुर में आरिफ, डॉक्टर आरिफ, लखनऊ डॉक्टर परवेज, सहारनपुर डॉक्टर आदिल। 2 अन्य शहरों के बारे में जानकारी की जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। बड़ा विस्तृत प्लान था। इसका पैटर्न ये भी था कि टीम के जो बाकी के सदस्य थे वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इसके पीछे वजह ये है कि अगर कोई सदस्य पकड़ा भी जाए तो जो बाकी के सदस्य हैं उनकी पहचान छिपी रहे, यानी कि स्लीपर सेल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में डॉक्टर शाहीन डॉक्टर सेल बनाने की तैयारी में थी, जो आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट मकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अगर बात ईडी की जाए तो 415 करोड़ के मामले अब तक ईडी के हाथ लग चुके हैं, जो अल-फलाह विश्वविद्यालय के हैं। इतना ही नहीं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर मान्यता खारिज से लेकर के तमाम ऐसे जो फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, ख़ासतौर से अगर ट्रस्ट की बात की जाए तो लगभग 11 अकाउंट ट्रस्ट के हैं, जिसमें 16 करोड़ रुपए ईडी के हाथ लगे हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, तो शारजहां के अंदर में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद सिद्दीकी के नाम पर 2 प्रॉपर्टी भी दर्ज हैं। ऐसे में लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी लगातार जांच कर रही है और अल-फलाह यूनिवर्सिटी लगातार विवादों के घेरे में खड़ी हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर बात बच्चों के भविष्य की जाए तो उन पर भी कहीं ना कहीं डर डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगभग 150 सीटें यहाँ पर मेडिकल की हैं जो लगातार पूरी हो चुकी हैं। वहीं अब उन बच्चों के भविष्य का सवाल है कि आखिरकार, क्योंकि एमबीबीएस के लिए 5 वर्ष का समय है, तो 5 साल के अंदर में उन छात्रों का क्या कुछ अब होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार अब शिकंजा अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर
कसता जा रहा है। देखना ये होगा कि आगे के जो संकेत हैं वो क्या कुछ नज़र आते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक जवाद अहमद के ऊपर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, साथ ही साथ नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। हम फिलहाल मदनपुर गांव खादर के अंदर मौजूद हैं। जे कॉलोनी कहलाती है और यहाँ पर जो ज़मीन है, ये ज़मीन जिस पर हमारी मौजूदगी है, ये लगभग 9 बीघे कुछ बीसे है। इस पर 66 लोगों के मुकदमे दर्ज हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है जो 66 लोगों के मुकदमे दर्ज हैं, उनके बयान हैं, एफआईआर की कॉपी है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि ये ज़मीन जवाद अहमद जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, उनके द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई है। हालांकि जब लोगों ने जवाद अहमद से इस ज़मीन के पैसे मांगने की बात की तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो ले लो, ज़मीन आपको नहीं मिल पाएगी। आपको यहाँ पे जो ब्लैक कलर का गेट नज़र आ रहा है, ये काला गेट और इस पर पेंट, ये अपने आप में ये दिखा रहा है क्योंकि ये पेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि लगभग जो लोगों का यहाँ पे कहना है 10-12 दिन ही इस पेंट को अभी हुए हैं। क्योंकि जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद इस गेट के ऊपर अल-फलाह नाम लिखा हुआ था, जिसको ढकने के लिए 2 दिन के बाद ही इसको पूरे पेंट से ढक दिया गया। जिस ज़मीन की बात की जा रही है, ये ज़मीन पूरी तरह से कब्जाई हुई बता रही है, अवैध रूप से उनके द्वारा जवाद अहमद के कब्जाई गई है। बात अगर ईडी की जाए तो ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। 415 करोड़ रुपए की अब तक आरोप साफ तौर पर जांच के अंदर में निकल के अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर सामने आ चुके हैं। 1-2 ट्रस्ट ऐसे हैं जो बनाए गए हैं, लगभग 9 ट्रस्टों का भी जिक्र किया गया है, जिनके अंदर में मोटे धनराशि का स्थानांतरण होता हुआ साफ तौर पर नजर आया है। ये ज़मीन है और 9 बीघे कुछ भी से ये ज़मीन बताई गई है, जिसको एफआईआर के अंदर भी दर्शा दिया गया है। लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है, रोज़ नए नए खुलासे होते नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए इस ज़मीन की तो इस ज़मीन को लेकर के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पार्किंग थी, यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो बसें हैं ख़ास तौर पे वो आने के बाद यहाँ पर खड़ी हुआ करती थी। आतंकी अदील का सहारनपुर को मिनी अल-फलाह बनाने का मास्टर प्लान था और इसी को लेकर वह अनंतनाग से सहारनपुर आया था। सहारनपुर के आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और पंजाब को टारगेट करने का इनका प्लान था और इसी के चलते सहारनपुर के अंदर ये अल-फलाह का मिनी बेस बनाने की तैयारी में थे। इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज अंसारी ने डॉक्टर अदील को दी थी और इसी के तहत सहारनपुर के अंदर 1 साल पहले 2024 में आतंकी अदील आया था और उसने दिल्ली रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में कुछ महीने जॉब की और उसके बाद अंबाला रोड पर फेमस हॉस्पिटल में आ गया। सूत्रों की माने तो डॉक्टर अदील अपने जम्मू कश्मीर निवासी कई सहयोगियों को यहाँ बुलाने की फिराक में था। सहारनपुर से न्यूज स्टेट के लिए मैं सोहेल गौर। गुजरात एटीएस को आतंकी डॉक्टर अहमद के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। गुजरात को एटीएस को 7 तारीख को जो डॉक्टर अहमद जो अहमदाबाद के लाल दरवाजा इलाके में लक्की होटल के सामने ग्रैंड एम्बेसी होटल है, वहां पे वो रुका था। साथ में उसके जो सीसीटीवी फुटेज है वो होटल से बरामद कर दिए गए हैं। आसपास के इलाकों से इसके जो सीसीटीवी फुटेज है वो बरामद कर लिया। आप देख सकते हो कि ये जो आतंकी डॉक्टर अहमद है वो 7 तारीख को यहाँ आया था और उसके जो मंसूबे हैं वो बहुत खतरनाक थे, क्योंकि वो यहाँ से वो अहमदाबाद का जो फ्रूट मार्केट, नरोडा फ्रूट मार्केट है, वहाँ भी गया था। वहाँ के उसके वीडियो लिए थे। साथ में ये जो उसके साथ है 3 पिस्तौल और 30 कारतूस बरामद किए गए थे। उसके मोबाइल और घर पे जांच करने से पता चला है कि वो आईएस और आईएसकेपी के संपर्क में था। उसके जो आका है उसको शपथ दिलाई थी। साथ में उसके जो मंसूबे हैं वो बहुत खतरनाक थे, क्योंकि उसकी पत्नी को पता चल गया था ये डॉक्टर की पढ़ाई जो शुरू की और तब से ही इसके जो मंसूबे थे वो बहुत खतरनाक थे। और उसकी पत्नी को ये पता चला था तो 2 महीने पहले ही उसकी पत्नी है उसको छोड़ के चली गई थी। फिलहाल गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता मिली है और ये जो होटल ग्रैंड एम्बेसी है यहाँ से वो फिलहाल पकड़ा गया है और यहाँ पे उसकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी वायरल हुई है। और आगे की जो पूछताछ है, क्योंकि इसके साथ कौन लोग जुड़े थे उसको लेके भी गुजरात एटीएस की अलग अलग एजेंसियाँ और उसके साथ कितने स्लीपर सेल थे उसको लेके भी जो पुलिस है उसकी तफ्तीश है वो तेज हो गई है।
दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड में अभी भी हाई अलर्ट जारी है और अभी भी लगातार सघन चेकिंग अभियान और अलग अलग तरह से ड्राइव चल रही हैं। किराएदारों के सत्यापन कराए जा रहे हैं और जो संदेह जिस पर दिख रहा है, जहां जो संदेहास्पद लोग हैं उन पर निगरानी रखी जा रही है। थाने के जितने भी लोग वांछित हैं या जितने भी थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्व होते हैं उन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। किराएदारों के सत्यापन के अलावा जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर लगातार अभी गश्त भी जारी है और चेकिंग अभियान भी रात में और दिन में लगातार जारी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेसन की माने तो दिल्ली ब्लास्ट से यहाँ अभी तक किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जिसकी लगातार पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि हमारी ड्राइव चल रही है और इस तरह का कोई लिंक अभी तक यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि जिसको ब्लास्ट से जोड़कर कोई चीज़ जस्टिफाई की जा सके। कि जो घटने के बाद हमारे यहाँ पे हाई अलर्ट है। अभी हमने रैंडमली आकस्मिक चेकिंग, आकस्मिक टाइम पे जगह पे हमने चेकिंग कर रहे हैं और जो वेरिफिकेशन ड्राइव है वो भी चल रही है। और वैसे कोई ऐसा इनपुट नहीं है कि हमारे पास उससे कहीं कनेक्टेड हुए नहीं हुए, तो जैसे कोई ऐसा आता है तो फिर हम उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बट अलर्टनेस जारी है। किराए पे जो रहने वाले हैं विदाउट वेरिफिकेशन उनको वेरीफाई करना है और हमारे बस अड्डे, रेलवे स्टेशन जहाँ जनता ज़्यादा होने वहाँ पे आकस्मिक चेकिंग का चल रही है। लेकिन फिर भी लगातार ड्राइव चलेगी और ये चेकिंग अभियान अभी अगले आने वाले दिनों तक चलेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। अयोध्या में होने वाले 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा दें कि यहां पर हर आने जाने वाले लोगों की गहनता से तफ्तीश की जा रही है। उनके पहचान पत्रों का मिलान किया जा रहा है। पुष्टि होने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश दिया जा रहा है। चाहे मुख्य मार्ग हो या फिर पगडंडी मार्ग हो, हर जगह पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और चाहे सीसीटीवी कैमरे हों उससे निगरानी की जा रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरह दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम समारोह है जिसको लेकर बॉर्डर पर पूरी तरीके से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मूड में हैं। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सनौली बॉर्डर से ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, जिसके बाद डीएम नैनीताल द्वारा सभी तहसीलों को आदेश दिए गए थे कि पिछले 5 सालों में बने प्रमाण पत्रों की जांच की जाए। इसके बाद हल्द्वानी में लगभग 150 से 200 प्रमाण पत्रों की जांच की गई। उसमें से 48 प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। एसडीएम हल्द्वानी ने बताया कि 48 प्रमाण पत्र जो स्थायी हैं इन्हें फर्जी पाया गया है। उसके बाद और भी जो प्रमाण पत्र है उनकी भी जांच की जा रही है। उनको तत्काल रद्द किया गया है। बीच में एक प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र हमने चिन्हित किए जिनकी भी जांच चल रही है, जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटनाइज किया जा चुका है, जिसमें 48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं जिनको निरस्त किया जा रहा है और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाए। हल्द्वानी से भूपेंद्र आवात, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल और झारखंड में अवैध कोयला कारोबारियों के खिलाफ आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड के धनबाद में कुल 18 ठिकानों पर ईडी ने आज तड़के छापेमारी अभियान की शुरुआत की, जहां सबसे पहले ईडी की टीम अवैध कोयला कारोबार से जुड़े एलबी सिंह के ठिकाने पर पहुंची, जहां पहुंचने के साथ ही एलबी सिंह के चारदीवारी के भीतर कुत्ते खोल दिए गए और ईडी की टीम को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हालात काबू में आए और फिर ईडी की टीम ने अपनी जांच शुरू की। इस दौरान धनबाद के कुल 18 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान ईडी की टीम ने झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे मैथन में भी छापेमारी की, जहां पर बताया जाता है कि अवैध कोयला कारोबार से जुड़े फर्जी कागजात तैयार होने वाले ठिकाने पर भी उनकी दबिश पड़ी।
आपको बता दें कि जिस एलबी सिंह के ठिकाने पर ईडी ने छापेमारी की है, उनके खिलाफ साल 2011 में आईटी की टीम ने भी कार्रवाई की थी, जिसके बाद उन्हीं के ठिकाने पर सीबीआई ने भी दबिश दी थी और एक बार फिर धनबाद में एलबी सिंह समेत कुल 18 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस दौरान अभी क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन ईडी की इस कार्रवाई के बाद पूरे कोयलांचल में अवैध कोयले का कारोबार करने वाले व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसआईआर को लेकर आज बीजेपी ने अवध क्षेत्र की लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। यह आपको तस्वीर दिखा दूं कि बैठक में जो संगठन महामंत्री हैं वो मौजूद हैं, साथ में गोविंद नारायण शुक्ला और इसके अलावा जो अवध क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और साथ में जो तमाम विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं या जो अवध क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और बिहार इलेक्शन के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश में एसआईआर नहीं होने देंगे, वैसे में इस बैठक का होना ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी एसआईआर को लेकर किस तरीके से प्रतिबद्ध दिख रही है। और चूंकि देखा जाए तो बीजेपी ने ये अभियान पूरे प्रदेश में शुरू भी कर दिया है। चूंकि कार्यकर्ताओं को और जो बीजेपी का काडर है उसको किस तरीके से इस पूरे अभियान को लेकर इस अभियान के पक्ष में माहौल बनाना है, इस बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ में जो नाम काटे जाएंगे और जो नए नाम जोड़े जाएंगे तो वो भी उसको किस तरीके से निगरानी करनी है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अखिलेश यादव ने सबसे पहले कहा था कि वो एसआईआर नहीं होने देंगे। हालांकि अब एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्रहरी को लगाया है, यानी कि समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि हम किसी भी कीमत पर वोट चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बिहार में वोट चोरी का मुद्दा फेल हुआ, वैसे में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अभियान को धार देने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। और चूंकि आप देख सकते हैं कि जो तमाम पदाधिकारी अवध क्षेत्र के इस बैठक में मौजूद हैं, जाहिर सी बात है कि एसआईआर को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और एसआईआर के इस अभियान को किस तरीके से सफल बनाना है वो भी इस बैठक में उस पर मंथन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। उत्तर प्रदेश में होने वाले सड़क हादसों और हादसों में होने वाली मौतों में कानपुर का नंबर दूसरा है। ऐसे में कानपुर में 18 ऐसे थाने चिन्हित किए गए हैं जहां पर सबसे अधिक हादसे होते हैं। इन सभी थानों में एक विशेष टीम तैनात की जाएगी जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही होंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि क्षेत्र में हादसा होने पर सबसे पहले वो वहां पर पहुंचेंगे और लोगों की जान बचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग जो हादसों में घायल होंगे उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा इस टीम की जिम्मेदारी होगी कि वह हादसों की विवेचना करे। इन्हें लोगों की जान बचाने और हादसों की विवेचना करने के लिए ट्रेंड किया गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में 20 जनपद चिन्हित किए गए जहां पे सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं एवं उनसे आकस्मिक मृत्यु हो रही है। उसी क्रम में कानपुर नगर को भी चिन्हित किया गया है और यहाँ पे ये प्रयास है कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है इसको हम किस तरीके से रोकें। इसके लिए क्रिटिकल कॉरिडोर का गठन किया गया है, क्रिटिकल कॉरिडोर टीम की गठन की गई है। इसमें कुल 18 टीमें हमारी बनी हुई है अलग अलग थाना क्षेत्रों में। वैसे थाना क्षेत्र इसमें चिन्हित किए गए हैं जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे के पास में स्थित है और जहाँ पे सड़क दुर्घटनाएँ अधिक होती है। उसमें एक टीम में एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है पहले कराई गई थी, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कराई गई थी और जो ट्रैफिक इक्विपमेंट है वो कैसे कार्य करता है, कैसे हम चालान करते हैं, आई-रैड ई-डार कैसे काम करता है, इन सभी के ऊपर कार्रवाई की गई थी। देखना ये होगा गोल्डन आवर में पुलिस के रिस्पांस और विवेचना के बाद क्या वाकई में हादसों में कमी आ पाती है या हादसे इसी तरीके से होते रहेंगे। श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आगरा नगर निगम ने डिजिटल इंडिया की दिशा में कार्य करते हुए एक नई व्यवस्था हाल में ही लागू की है। देखा जाता है कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगते थे और कई बार चक्कर काटते थे, लेकिन अब ये दौर खत्म होता जा रहा है क्योंकि अब डिजिटल इंडिया की दिशा में कार्य करते हुए एक नई व्यवस्था लागू की है कि अब आवेदक अपने प्रमाण पत्र व्हाट्सएप पर भेजेगा और व्हाट्सएप पर ही उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा। इसको लेकर तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। नगर निगम बहुत जल्द ये व्यवस्था लागू करेगा जिसके लिए आम जनता को बेहद फ़ायदा मिल सकेगा क्योंकि लगातार दफ्तरों के चक्कर काट कर आवेदक परेशान हुआ करते थे, लेकिन अब ये आवेदकों की परेशानी बहुत जल्द खत्म होने जा रही है।
न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। दिल्ली पुलिस ने 1000 करोड़ से ज़्यादा की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत जो कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने मिलकर कंबाइंड तरीके से जो है इस ऑपरेशन को चलाया। बीते 48 घंटों में 877 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 4300 से ज़्यादा जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, कईयों को छोड़ दिया गया और ये ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, चाहे हम एनसीआर की बात कर लें, तमाम जिस तरीके से साइबर अपराध बढ़ रहे थे उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला। 48 घंटे ये ऑपरेशन चलाया और 19 तारीख को सुबह 8 बजे से जब ये चला, ऑलमोस्ट सभी थानों के व्यक्ति लेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डीसीएसपी, उन लोगों ने डिफरेंट लोगों को राउंड अप किया और जो लोग उसमें संलिप्त पाए गए और जिन लोगों की जो मोबाइल नंबर्स और अकाउंट नंबर्स लिंक हुए कि जो जिनसे पैसा चीटिंग में इन्वॉल्व हुए, उन लोगों को अरेस्ट भी किया गया। लगभग 800 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट और बाउंड डाउन किया है इस ऑपरेशन में। इसमें लगभग 4000 एनसीआरपी की कंप्लेंट्स हमें लिंक हुई हैं। अगर हम एक कंप्लेंट का अमाउंट, चीटिंग अमाउंट देखते हैं और उसको टोटल करते हैं तो लगभग 1000 करोड़ के करीब ये अमाउंट टच कर रहा है, जिसमें इतने फ्रॉडस्टर्स ने जो मनी है साइफन ऑफ किया है। लगातार आपको बताएं कि इस पूरे साइबर अपराध के कई ऐसे किंगपिन हैं जो अभी भी विदेश में बैठकर ऑपरेट कर रहे हैं, जिनको पकड़ने की कोशिश जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही है। लेकिन बीते 48 घंटों में 877 लोगों की गिरफ्तारी, ये ऐसे साइबर अपराधी हैं जो ज़्यादातर एटीएम फ्रॉड, बैंक फ्रॉड जो है वो या बैंक चेकबुक के माध्यम से फ्रॉड करते हुए नजर आ रहे थे। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और इनके गिरोह के बाकी सदस्यों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड में इंसानों पर हो रहे जंगली जानवरों के हमलों ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। सरकार की पेशानी पर बल पड़ गए हैं और आज कांग्रेस ने भी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया। प्रदेश के नए कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपने समर्थकों के साथ यहीं पर वन मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन किया और वन विभाग को चेतावनी दी, अगर ये मानवीय नुकसान होता रहा तो वो और बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उधर अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक रंजन ने ये अपनी इस विभाग की तरफ से इस बात को मीडिया के सामने रखा कि वो क्या क्या उपाय वन्यजीव और मानव संघर्ष को रोकने के लिए कर रहे हैं। हालांकि किसी के पास कोई मुकम्मल जवाब नहीं है और वन विभाग ने अभी तक क्या किया और उनके अभी तक जो उन्होंने जिन फार्मूलों को का प्रयोग किया था उनसे कितने लोगों की जान बचाई जा सकी। वन विभाग केवल ये दिखा रहा है कि इस बार भालू के हमले से कम मौतें हुई हैं और पुराने सालों में ज़्यादा हुई है, लेकिन लगातार गुलदार के हमले, भालुओं के हमले और अन्य जो जंगली जानवर हैं उनके हमलों से बड़ी संख्या में लोग शिकार हो रहे हैं और उनकी जानें जा रही हैं। कल भी श्रीनगर के पास एक महिला को छत विछत अवस्था में पाया गया और एक महिला की मौत हो गई। तो इसी तरह से वन विभाग की जो पूरी कार्यप्रणाली है वो संदेह के घेरे में आ गई है और विपक्ष ने इस मामले को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है और सरकार चूँकि इस मामले को लेकर चिंतित है, लगातार लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। तो इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वन विभाग को सख्त हिदायत दी है। आज उसी को लेकर के यहाँ पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने सभी डीएफओ के साथ बातचीत की और उनको सख्त हिदायत दी कि ऐसे मामलों को तेजी से निस्तारित करें। अपने सहयोग कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। नोएडा प्राधिकरण द्वारा अग्गापुर से सेक्टर 82 तक एलिवेटेड रोड बनाया गया। 2020 से इस रोड का निर्माण कार्य किया गया था और 600 करोड़ से ज़्यादा की लागत इसमें लगाई गई। हालांकि इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लेकिन इस रोड को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। लेकिन उसके अगर नीचे के रोड की बात की जाए तो उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ पूरी तरीके से। सेक्टर 41 के लोगों की बात करें, अग्गापुर गाँव के लोगों की बात करें तो इस धूल भरी सड़क से लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ऊपर का रोड जरूर तैयार कर लिया गया है, लेकिन नीचे की रोड आप देखेंगे पूरी तरीके से टूटी हुई है और तमाम जो लोग हैं उनकी आवाजाही इस रोड से रहती है। तमाम गाड़ियां यहां से निकलती हैं। एक तरफ ग्रेप 3 लगा हुआ है, दूसरी तरफ इस तरीके के निर्माण कार्य यहां पर अधूरे छोड़े गए। मिट्टी और धूल से पूरी तरीके से पूरा इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हालांकि ग्रेप 3 के नियमों की बात की जाए तो इस तरीके की सड़कों को बनाने का पहले से ही इंतजाम करना चाहिए था। फिलहाल रोड को तो पब्लिक के लिए खोल दिया गया। अब इस नीचे वाली रोड को कब तक बनाया जाएगा ये फिलहाल देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा।
देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 7वें दिन भी AQI जो है वो करीब 400 के आसपास दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में जो है वो 400 के पार AQI दर्ज किया गया। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो AQI जो है वो 100 के आसपास दर्ज किया गया है। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो NCR में लगातार सांस लेना जो है वो दूभर होता जा रहा है और जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क का इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ बच्चे और बुजुर्ग जो है वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। हम लोगों को यही सलाह देते हैं कि एक तो आप पोल्यूशन में जितना मिनिमाइज हो सके बाहर जाना वो करिए, अपने आप को बचाइए। अगर आपको सांस की प्रॉब्लम है तो दवाइयाँ पहले से ही डॉक्टर से सलाह करके प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लीजिए कि आपको ये नौबत ही ना आए कि आपको भर्ती होना पड़े। इस वक्त तो सिचुएशन ऐसी है कि दिल्ली के प्रदूषण को एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मान के ही चलना पड़ेगा और सब जब तक इसको एक्नॉलेज ना करें कि ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है और उसी के हिसाब से एक्शन ना लिया जाए तब तक ये आगे बढ़ता ही जाएगा और लोग बीमार होते जाएंगे और बीमार लोग और बीमार होते जाएंगे। उनमें से कई लोग शायद ना भी बच पाएँ, हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी एज के हों, सब लोग एट रिस्क हैं, बहुत सीवियरली एट रिस्क हैं। तो लगातार प्रदूषण की मार जो है वो दिल्ली NCR में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट ज्ञानेंद्र शर्मा के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।